नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 जियो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी, और जो आपकी यूनिवर्सिटी कई बार एग्जाम में पूछती है वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे। क्योंकि साथियों यदि आप एग्जाम के लास्ट दिनों में भी इन सारे प्रश्नों को करते हैं तो आप फुल में फुल ला सकते हैं। क्योंकि साथियों हम लोग गेस्ट पेपर इस प्रकार से तैयार करते हैं कि यदि कोई स्टूडेंट एग्जाम के एक दिन पहले भी देखे तो वो अपने एग्जाम देखने का कहने का मतलब साथियों कि वो देख के उसे समझे, उसे पढ़े तो वो फुल में फुल स्कोर कर सकता है। और आपको पता होगा साथियों जो मेजर पेपर 6 है वो मेजर जियोलॉजी का ही पार्ट है, जियो केमिस्ट्री, जो आप लोग को सेमेस्टर 4 में पढ़ना है। सेमेस्टर 4 में तो आप लोग को 3 पेपर पढ़ने हैं, 6, 7 और 8। तो इस वीडियो में साथियों हम लोग मेजर पेपर 6 के बारे में बात करेंगे, जियो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और वन वर्ड क्वेश्चन आंसर टाइप भी देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा हम लोग टाइम को एक्सपेंड नहीं करते हुए साथियों डायरेक्ट आप लोग को हम पीडीएफ में ले जाते हैं। पीडीएफ देखिए साथियों, ये रहा आप लोग का एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 4 डीएमए गेस्ट पेपर मेजर जियोलॉजी, जिसमें जो पेपर है साथियों वह है मेजर पेपर 6 जियो केमिस्ट्री, जिसमें हम आपको साथियों वीवीआई क्वेश्चन और उसका जो है साथियों आंसर भी हम आपको बताएंगे। और साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस पीडीएफ में साथियों ना ही सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं बल्कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर ऐसा तैयार किया गया है कि यदि आप 1 से 2 बार पढ़ें तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, और जो आप लोग को पढ़ने हैं सबसे पहले तो आप सिलेबस को जान लीजिए कि आप लोग को आखिर पढ़ने क्या है। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो साथियों इसमें जो आप लोग को मेजर पेपर जो होता है, चाहे कोई भी मेजर पेपर हो, उसमें आप लोग को 100 अंकों का प्रश्न होता है। 100 अंक किस प्रकार, 75 तो आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है और 25 आप लोग का इंटरनल होता है। तो इस प्रकार 75 + 25 आपका हो जाता है 100 अंक। और तीनों मेजर पेपर में साथियों आप लोग को 100 अंक का एग्जाम होता है और पास होने के लिए कम से कम आप लोग को 40 अंक लाने होते हैं। लेकिन साथियों यदि आप हमारा डीएमए गेस्ट पेपर पढ़िएगा तो आप सिर्फ पास ही नहीं अपने सब्जेक्ट में टॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए यूनिट 1 में जो पढ़ना है साथियों आप लोग को वो पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आप लोग पढ़िएगा इंट्रोडक्शन टू प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मेटोराइट क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस, केमिकल बॉन्डिंग, कॉस्मिक एबेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स और जियोकेमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये सारी चीजें आप लोग पढ़िएगा। और जो यूनिट 2 में पढ़ना है साथियों वो पढ़ना है आप लोग को लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड जियोकेमिस्ट्री, मतलब साथियों अर्थ का आप लोग को इसका लेयर स्ट्रक्चर पढ़ना है और जियोकेमिस्ट्री के बारे में आप लोग को पढ़ना है, जिसमें पढ़िएगा आप लोग कॉम्पोजिशन ऑफ द बल्क सिलिकेट अर्थ, कॉम्पोजिशन ऑफ कोर, कॉम्पोजिशन ऑफ मेंटल और डिप्लीटेड मेंटल एंड इनरिच्ड मेंटल कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट के बारे में आप लोग पढ़िएगा। और कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। तो हम लोग ज़्यादा सिलेबस में डेप्थ नहीं जाते हैं साथियों, आप चाहें तो सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है साथियों हम लोग का एप्लीकेशन डीएमए सॉल्यूशन में इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यदि आप अभी तक हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में नहीं फॉलो किए हैं तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए ये तो आप लोग को हम सिलेबस बता दिए साथियों, आइए हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। तो ये रहा साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप लोग को दिया गया है कि उल्का पिंड क्या होते हैं, इनके प्रकार लिखिए। और साथियों शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, यदि आप शॉर्ट आंसर को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो लॉन्ग आप ऑटोमेटिक कर लीजिएगा, और यदि लॉन्ग क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो शॉर्ट आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और साथियों यही ही नहीं, आपको गेस्ट पेपर में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ आपको वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी एक मार्क्स में ये सारे प्रश्न पूछ लेती है। तो चलिए आपके 1 मार्क्स भी नहीं छूटे एग्जाम में, इसलिए सभी चीज़ों का हमने ध्यान रखा है। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोग का वह है उल्का पिंड क्या होते हैं, इनके प्रकार लिखिए। तो हम लोग भी समझेंगे कि उल्का पिंड आखिर होता क्या है। उल्का पिंड के बारे में आप बहुत बार सुने होंगे, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन यदि एग्जाम में आ जाए तब लिखिएगा किस प्रकार से, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों वह है तत्वों की ब्रह्मांडीय प्रचुरता, मतलब कि कॉस्मिक एबेंडेंस ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, भू रासायनिक वर्गीकरण के मुख्य आधार लिखिए कि भू रासायनिक वर्गीकरण के मुख्य आधार लिखिए, मतलब इसके मुख्य आधार क्या क्या है इसके बारे में आपको बताना है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, वह है महाद्वीपीय भूपट्टी और महासागरीय भूपट्टी में अंतर को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, छेनित मेंटल और समृद्ध मेंटल की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, अधिशोषण और प्रसरण में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ऑक्सीकरण अपचयन विभव क्या है, जिसे हम लोग शॉर्ट में ES भी बोलते हैं, ये क्या होता है। पीएच का महत्व भू रसायन में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, समुद्री रसायन के प्रमुख तत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विभाजन गुणांक को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, संगत और असंगत तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, REE मतलब कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, समस्थानिक भू रसायन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों, कार्बन 14 जिसे हम लोग C14 भी बोलते हैं शॉर्ट में, डेटिंग की उपयोगिता क्या है। ये कई बार एग्जाम में इसमें पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। हालांकि जितने भी प्रश्न दिए गए साथियों, यदि आप इतने प्रश्न को कर लेते हैं तो इससे बाहर आप लोग का नहीं आएगा। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है जो शॉर्ट आंसर में था वही है, लेकिन इसमें थोड़ा विस्तृत करके पूछा जा सकता है कि उल्कापिंड की वर्गीकरण कीजिए और उनका भूवैज्ञानिक महत्व को बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है रासायनिक बंधन के प्रकार और भू रसायन में उनका महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बल्क साइलिकेट पृथ्वी तथा पृथ्वी के कोर मेंटल और भूपट्टी की संरचना और संगठन पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, जलीय भू रसायन के मूल सिद्धांत और इसका प्रयोग अपेक्षीय जीवाश्मीकरण तथा ऊष्मा छेनी प्रणाली में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, तत्वों का भू रासायनिक व्यवहार को विस्तार से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, आग्निज सफ्टीकरण और आंशिक गलन के दौरान तत्वों का व्यवहार को समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 7 है, विभाजन गुणांक संगत तत्व और असंगत तत्व को समझाइए। देखिए जरूरी नहीं है साथियों कि जो लॉन्ग आंसर में दिए हैं हम वही लॉन्ग आंसर में पूछा जाए, हो सकता है कि यही आपको शॉर्ट में पूछ लिया जाए, शॉर्ट जो बताए हैं वो आपको लॉन्ग में पूछ लिया जाए। तो देखिए आप लोग को रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है। तो और बहुत बार ऐसा होगा कि हमने जो क्वेश्चन दिया है साथियों एग्जैक्ट तो सेंटेंस नहीं आएंगे, लेकिन इसी को तोड़ मरोड़ कर यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चन पूछेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्ट टॉपिक उठा के दे देगी आपको। तो आप लोग को क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आंसर को लिखना है। ये नहीं कि बस आप ये सोच लिए कि हमने PDF में ये क्वेश्चन को नहीं दिया है। साथियों क्वेश्चन सारे आपको इसी PDF से आने वाले हैं, बस लैंग्वेज आपका चेंज होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, दुर्लभ मृदा तत्व की विशेषताएं, व्यवहार और महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अस्थायी समस्थानिक भू रसायन तथा इसके भूवैज्ञानिक अनुप्रयोग समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेडियोथर्मिक काल निर्धारण विधियां के मूल सिद्धांत को बताइए। तो साथियों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमने आपको 14 क्वेश्चन दिया है और लॉन्ग आंसर में हमने आपको 10 क्वेश्चन दिया है। इसके अलावा जब PDF का स्क्रॉल कीजिएगा साथियों तो आपको 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर भी देखने के लिए मिलेंगे, तो हम वो भी आपको बता देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं कि उल्कापिंड आखिर होते क्या है। उल्कापिंड के बारे में हमने तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उल्कापिंड पर आप प्रकाश डालिए, उल्कापिंड को विस्तार से लिखिए, तो आप किस प्रकार से लिखिएगा, उल्कापिंड होता क्या है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। साथियों उल्कापिंड क्या होता है कि जब अंतरिक्ष से पत्थर या धातु के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे जलकर चमकते हैं, इन्हें उल्का कहते हैं। देखिए साथियों आप अभी भी जब मूवी देखते होंगे या फिर एलियंस का जब देखे होंगे आप शो वगैरह, तो उस टाइम ये सारी चीज़ें आप गौर किए होंगे या फिर कभी सुने होंगे न्यूज़ वगैरह में उल्कापिंड के बारे में। तो उल्कापिंड क्या होता है साथियों, उल्कापिंड क्या होता है कि जब अंतरिक्ष से पत्थर या धातु के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में कहने का मतलब एटमॉस्फेयर में वो जब प्रवेश करते हैं तो वे जलकर चमकते हैं। देखिए क्या होता है कि जब अंतरिक्ष से साथियों कोई भी पत्थर हो सकता है या फिर कोई भी धातु के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में जब वे प्रवेश करते हैं ना, तो वे क्या होते हैं कि तो वे जलकर वे चमकने लगते हैं, तो उन्हें हम साथियों उल्का कहते हैं। उल्का पिंड क्या किसे कहते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप उल्का समझिए कि उल्का हम लोग किसे कहते हैं, इसके बाद उल्का पिंड भी हम आपको बताएंगे। उल्का पिंड क्या होता है साथियों कि जब अंतरिक्ष से पत्थर
या धातु के टुकड़े, पत्थर या साथियों धातु के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। मतलब कि जब पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष से कोई पत्थर या धातु का टुकड़ा जब प्रवेश करता है तो वो जलकर साथियों चमकने लगता है, तो उसे साथियों हम उल्का कहते हैं। तो ये समझ गए कि उल्का हम लोग किसे कहते हैं कि जब कभी भी अंतरिक्ष से पत्थर या धातु के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जलकर चमकने लगता है। चमकता क्यों साथियों? क्यों? वो जब जलता है ना उतना तो वो चमकने लगता है, तो इसे हम लोग उल्का कहते हैं, और जिसे इंग्लिश में साथियों हम लोग मेटियोर भी कहते हैं। लेकिन साथियों इनमें से कुछ टुकड़े पूरी तरह नहीं जल पाते और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। देखिए, जो जब अंतरिक्ष से कोई पत्थर या धातु के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वो जलकर चमकने लगते हैं, तो उसे हम लोग उल्का कहते हैं। तो वो जब जल के चमकने लगते हैं तो हो सकता है कि पृथ्वी में प्रवेश करते करते वो पूरी तरह से जल जाए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है साथियों कि वह जो टुकड़े होते हैं वो पूरी तरह नहीं जल पाते और पृथ्वी की सतह तक वह पहुंच जाते हैं, तो उन्हें ही साथियों हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। तो ये आप समझ गए साथियों कि उल्का पिंड हम लोग किसे कहते हैं। फिर से आप समझिए कि जब अंतरिक्ष से पत्थर या धातु के टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इसे हम लोग साथियों उल्का कहते हैं। लेकिन साथियों इनमें से कुछ जो टुकड़े ऐसे होते हैं जो पूरी तरह नहीं जल पाते और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं, इन्हें ही साथियों हम उल्का पिंड कहते हैं, मतलब कि मेटेरोइड कहते हैं। आसान शब्दों में कहें साथियों तो उल्का पिंड वे पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष से गिरकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं साथियों? उल्का पिंड वे पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष से गिरकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचते हैं, उसे हम लोग साथियों उल्का पिंड कहते हैं। आइए बात करते हैं साथियों उल्का पिंड के प्रकार के बारे में कि उल्का पिंड के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो साथियों जो पहला प्रकार है साथियों वह है पाषाणीय उल्का पिंड। पाषाणीय उल्का पिंड क्या होता है साथियों कि इनमें अधिकतर सिलिकेट खनिज, जैसे सिलिकेट खनिज साथियों जैसे आप बोल सकते हैं ओलिवियन, फिर पैरोक्सिन, फेल्सपार पाए जाते हैं। जब पाषाणीय उल्का पिंड आती है पृथ्वी में साथियों तो इसमें ज्यादातर सिलिकेट खनिज पाए जाते हैं। सिलिकेट खनिज में जैसे ओलिवियन हो गया, आपका पैरोक्सिन हो गया, फेल्सपार हो गया, ये सारी चीजें। और ये जो होते हैं साथियों ये साधारण पत्थरों जैसे दिखते हैं। लगभग 90% उल्का पिंड इसी प्रकार के होते हैं। लेकिन और जो 90% जो उल्का पिंड होते हैं साथियों अधिकतर ये पाषाणीय उल्का पिंड ही होते हैं। और जो दूसरा उल्का पिंड होता है साथियों वह होता है आपका लौह उल्का पिंड। इनमें क्या होता है साथियों? इनमें मुख्य रूप से लौह, मतलब कि लौह और निकल धातु होती है। ये बहुत भारी और चमकदार धातु जैसे दिखते हैं। ये उल्का पिंड अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं और इस प्रकार के जो लौह उल्का पिंड है साथियों ये अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो लौह उल्का पिंड होते हैं साथियों ये बहुत भारी और चमकदार धातु जैसे दिखते हैं, क्योंकि साथियों इसमें लौह और निकल धातु मुख्य रूप से होती है। और जो अंतिम उल्का पिंड होती है साथियों वह होती है आपका पाषाण लौह उल्का पिंड। पाषाण लौह उल्का पिंड क्या होता है साथियों? इनमें सिलिकेट खनिज और लौह निकल धातु दोनों पाए जाते हैं। देखिए पाषाण लौह उल्का पिंड देखिए दोनों का मिक्सचर करके ये नाम है स्टोनी आयरन मेटेराइट्स। ये इसमें क्या होता है साथियों कि इनमें सिलिकेट खनिज, जो हम आपको पहला उल्का पिंड बताए थे, इसमें सिलिकेट खनिज और लौह निकल दोनों प्रकार की धातुएं इसमें पाई जाती है और इनकी संरचना साथियों मिश्रित होती है, मतलब दोनों से यह बनी होती है। और ये सबसे दुर्लभ प्रकार के उल्का पिंड होते हैं। और ये जो पाषाण लौह उल्का पिंड होते हैं साथियों यह सबसे दुर्लभ प्रकार के उल्का पिंड होते हैं। साथियों उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरे हुए अंतरिक्ष पिंड होते हैं। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में आप लास्ट में लिख सकते हैं कि उल्का पिंड जो होते हैं साथियों वो पृथ्वी पर गिरे हुए अंतरिक्ष पिंड होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला साथियों पाषाणीय, दूसरा लौह और तीसरा साथियों पाषाण लौह। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 2 जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग को तत्वों की ब्रह्मांडीय प्रचुरता क्या है, मतलब कि कॉस्मिक एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स क्या है, मतलब ब्रह्मांडीय प्रचुरता से क्या तात्पर्य है या फिर इससे आप क्या समझते हैं। साथियों इससे का तात्पर्य है यह है कि पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न तत्वों की कुल मात्रा या अनुपात कितना है। मैं दूसरों शब्दों में कहें साथियों तो किसी तत्व के पूरे ब्रह्मांड में औसतन कितना हिस्सा है, इसे ही साथियों हम लोग तत्वों की ब्रह्मांडीय प्रचुरता कहते हैं। प्रचुरता कहते हैं क्या है साथियों कि किसी तत्व का पूरे ब्रह्मांड में
औसतन कितना हिस्सा है, इसे ही साथियों हम लोग तत्वों की ब्रह्मांडीय प्रचुरता कहते हैं। मुख्य कुछ तथ्य हैं इसके कि ब्रह्मांड में सभी तत्व समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। हल्के तत्व जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक पाए जाते हैं। देखिए आप यदि रटने के जैसा पढ़िएगा साथियों, तो इसमें आप कुछ कुछ ऐसे जीके के लाइनें दी गई है जो आपको आए दिन मदद करेगी। जैसे देखिए हल्के तत्व जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक इसमें पाए जाते हैं ब्रह्मांड में। और भारी तत्व जैसे कि साथियों लोहा हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारे बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। यह प्रचुरता हमें बताती है कि तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड किससे बने हैं। और ये जो प्रचुरता है साथियों, ये हमें बताती है कि तारे, ग्रह और जो अन्य खगोलीय पिंड है साथियों, वह किससे बने हैं। साथियों ब्रह्मांडीय प्रचुरता के अनुसार प्रमुख तत्व हैं, जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन हो गया, ये सबसे अधिक है साथियों, लगभग कहा 74% है ये। और हीलियम साथियों दूसरा सबसे अधिक है, लगभग 24%। और अन्य तत्व जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन, आयरन आदि, ये सब केवल 1 से 2% तक है साथियों। साथियों तत्वों की ब्रह्मांडीय प्रचुरता का अर्थ है ब्रह्मांड में तत्वों का औसत वितरण। मतलब आप आसान शब्दों में समझें तो ब्रह्मांडीय प्रचुरता का अर्थ है साथियों कि ब्रह्मांड में तत्वों का औसत वितरण कितना है ये। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक पाए जाते हैं। और जो इसमें होते हैं साथियों ब्रह्मांड प्रचुरता में, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक पाए जाते हैं, जबकि बाकी सभी तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है साथियों, वह है आपका भू रासायनिक वर्गीकरण के मुख्य आधार लिखिए। मतलब भू रासायनिक वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। साथियों भू रासायनिक वर्गीकरण का मतलब है साथियों पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी तत्वों को उनकी रासायनिक विशेषताओं, गुणों और वितरण के आधार पर समूहों में बांटना। फिर से समझिए क्या है भू रासायनिक वर्गीकरण। भू रासायनिक वर्गीकरण का मतलब क्या है साथियों, पहले ये समझिए, इसके बाद हम लोग भू रासायनिक वर्गीकरण के मुख्य आधार के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथियों भू रासायनिक वर्गीकरण का मतलब है पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी तत्वों को उनकी रासायनिक विशेषताओं, गुणों और वितरण के आधार पर समूहों में बांटना। देखिए भू रासायनिक वर्गीकरण क्या है साथियों, कुछ भी नहीं है, यह बताती है कि पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी तत्वों को उनकी रासायनिक विशेषताओं, उसके गुणों और रासायनिक वितरण के आधार पर समूहों में बांटना ही साथियों भू रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। भू रासायनिक वर्गीकरण क्या कहलाता है कि पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी तत्व को उनकी रासायनिक विशेषताओं, उनके रासायनिक गुणों और उनके रासायनिक वितरण के आधार पर समूह में बांटना ही साथियों भू रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। आइए बात करते हैं भू रासायनिक वर्गीकरण के मुख्य आधार, जिसमें से पहला आधार है साथियों तत्वों की रासायनिक प्रवृत्ति, मतलब कि केमिकल एफिनिटी। साथियों अलग अलग तत्वों के कुछ विशेष प्रवृत्तियां होती है, जैसे धातु, अधातु या गैस बनाना। देखिए क्या है कि अलग अलग तत्वों के साथियों कुछ विशेष प्रवृत्तियां होती है, जैसे धातु, अधातु या गैस बनाना। इसी के आधार पर तत्व अलग वर्गों में रखे जाते हैं और इसी के आधार पर साथियों जो तत्व हैं वह अलग वर्गों में रखे जाते हैं। इसके बाद साथियों दूसरा जो आधार है वह है खनिजों से जुड़ने की क्षमता। कुछ तत्व धातुओं के साथ मिलकर अयस्क बनाते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया। और कुछ तत्व साथियों जैसे कुछ तत्व सल्फर, ऑक्सीजन या सिलिकेट के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। देखिए क्या है कि कुछ तत्व धातुओं के साथ मिलकर वह अयस्क बनाते हैं और कुछ तत्व साथियों सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया या सिलिकेट के साथ ये जुड़ना पसंद करते हैं। और जो तीसरा जो आधार है साथियों वह पृथ्वी में वितरण। साथियों कौन सा तत्व पृथ्वी की परत, मतलब कि क्रस्ट जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, कौन सा तत्व पृथ्वी की परत, मेंटल या कोर में अधिक है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। और चौथा जो वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है तत्वों की अस्थिरता और यौगिक बनाने की क्षमता के आधार पर। कहने का मतलब तत्व किस प्रकार के यौगिक, मतलब कि ऑक्साइड है या फिर सल्फाइड है, सिलिकेट आदि बनाते हैं, यह भी वर्गीकरण का आधार होता है। इसके बाद साथियों जो पांचवा आधार होता है वह है ब्रह्मांडीय प्रचुरता के बेसिस पर ब्रह्मांड या सौर मंडल में तत्वों की औसत मात्रा भी वर्गीकरण करते समय ध्यान में रखी जाती है। साथियों भू रासायनिक वर्गीकरण का मुख्य जो आधार है वह है तत्वों की रासायनिक प्रवृत्ति, खनिजों से जुड़ने की क्षमता, पृथ्वी में वितरण और यौगिक बनाने की प्रवृत्ति।
साथियों इससे हमें पता चलता है कि कौन सा तत्व कहाँ और किस रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है साथियों वह है महाद्वीपीय भूपट्टी और महासागरीय भूपट्टी में अंतर बताइए। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। महाद्वीपीय भूपट्टी साथियों पृथ्वी की वह ऊपरी ठोस परत जिस पर महाद्वीप बने हैं। देखिए क्या है, महाद्वीप भूपट्टी और महासागरीय भूपट्टी में अंतर बताइए। तो सबसे पहले साथियों अंतर से पहले आप लोग को यह मालूम होना चाहिए कि महाद्वीपीय भूपट्टी होती क्या है। तो साथियों महाद्वीप भूपट्टी क्या होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब साथियों पृथ्वी की वह ऊपरी ठोस जिस पर महाद्वीप बने हैं, मतलब कि कॉन्टिनेंट बने हैं साथियों, पृथ्वी की वह ऊपरी ठोस जिस पर महाद्वीप बने हैं साथियों वही है महाद्वीपीय भूपट्टी, आप नाम से भी देख सकते हैं। और महासागरीय भूपट्टी क्या है साथियों, पृथ्वी की वह परत जो महासागरों के नीचे पाई जाती है, या फिर इस तरह भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी की वह परत जो महासागरों के नीचे पाई जाती है उसे हम लोग महासागरीय भूपट्टी कहते हैं। इनके कुछ मुख्य अंतर है साथियों, जिसमें पहला जो अंतर है साथियों वह है मोटाई का। मोटाई साथियों जैसे महाद्वीपीय भूपट्टी साथियों इसकी जो मोटाई होती है वह लगभग 30 से 70 किलोमीटर तक होती है, और जो महासागरीय भूपट्टी होती है साथियों यह पतली होती है, लगभग मतलब इससे बहुत ही कम, मतलब लगभग 5 से 10 किलोमीटर। और साथियों जो इसमें और अंतर है इसकी संरचना का, मतलब कॉम्पोजिशन का। जो महाद्वीपीय भूपट्टी होती है साथियों इसमें ग्रेनाइट जैसे हल्के चट्टानें अधिक होती है। देखिए जो महाद्वीपीय भूपट्टी होती है साथियों इसमें ग्रेनाइट जैसे हल्के चट्टानें बहुत होती है, लेकिन महासागरीय भूपट्टी में क्या होता है साथियों कि इसमें बेसाल्ट और गैब्रो जैसी भारी चट्टानें होती है। तो ये इनकी संरचना में अंतर है, इसकी मोटाई में अंतर है। और तीसरा साथियों वह है इसके घनत्व, मतलब डेंसिटी में भी मुख्य अंतर पाई जाती है, जिसमें महाद्वीपीय भूपट्टी साथियों हल्की होती है, घनत्व इसका लगभग 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और जो महासागरीय भूपट्टी का जो घनत्व होती है साथियों वह होती है 3.0 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, देख सकते हैं यहाँ पर हमने मेंशन भी किया। और साथियों इसकी आयु में भी अंतर होती है। जो महाद्वीपीय भूपट्टी होती है साथियों वो बहुत पुरानी होती है, मतलब आप बोल सकते हैं कई अरब वर्ष तक ये होते हैं। और जो महासागरीय भूपट्टी होती है साथियों ये अपेक्षाकृत मतलब नहीं होती है, मतलब 20 करोड़ वर्ष से कम। और साथियों स्थिति पर भी इसका मुख्य अंतर है, जैसे महाद्वीपीय भूपट्टी साथियों जो महाद्वीपों के नीचे फैली होती है, और जो महासागरीय भूपट्टी होती है साथियों वो महासागरों के नीचे फैली होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। आइए साथियों आप शॉर्ट में समझिए कि महाद्वीपीय भूपट्टी मोटी होती है, हल्की होती है और प्राचीन होती है, यही ना समझे आप निष्कर्ष में। और महासागरीय भूपट्टी होती है साथियों वो आप पतली होती है, आप देख सकते हैं 5 से 10 होती है कम इसकी मोटाई, और यह भारी और नई होती है। जबकि महाद्वीपीय भूपट्टी साथियों क्या होती है कि यह कई मतलब अरबों साल ये पुरानी होती है, लेकिन महासागरीय जो होती है वो अपेक्षाकृत मतलब नहीं होती है, मतलब 20 करोड़ वर्ष से या कम ही होती है। और घनत्व इसका महासागरीय भूपट्टी का 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है, और इसका होता है साथियों आप लोग का 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्षीणित मेंटल, मतलब कि डिप्लेटेड मेंटल और समृद्ध मेंटल की परिभाषा दीजिए। इसमें आप लोग को अंतर नहीं पूछा गया है, इसमें बस पूछा गया है कि क्षीणित मेंटल और समृद्ध मेंटल को आप परिभाषित कीजिए। तो आइए देखते हैं क्षीणित मेंटल क्या होता है साथियों कि जब पृथ्वी के मेंटल से पिघलकर लावा या मैग्मा निकल जाता है तो उसमें से कई पोषक तत्व बाहर निकल जाते हैं, इस कारण मेंटल का वह हिस्सा तत्वों में गरीब हो जाता है। इसी को साथियों हम लोग क्षीणित मेंटल कहते हैं। आप नाम से भी इसे याद रख सकते हैं कि क्षीणित मतलब कि जब पृथ्वी के मेंटल से पिघलकर साथियों लावा या मैग्मा निकल जाता है तो उसमें साथियों कई जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी जो चीजें होती है साथियों वह बाहर निकल जाती है। तो इस कारण क्या होता है कि मेंटल का वह हिस्सा तत्वों में गरीब हो जाता है। तो इसी के साथियों हम लोग जूलॉजी के भाषा में क्षीणित बोलते हैं, मतलब उसके पास साथियों जो पोषक तत्व हैं वह मेंटल से पिघलकर, हो सकता है मेंटल से पिघल कर लावा के रूप में या मैग्मा के रूप में वह बाहर निकल जाती है, जिसमें से कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी चीजें होती है। तो वो जब बाहर निकल जाती है तो वो इस कारण से क्या होता है कि मेंटल का वह हिस्सा साथियों वो पूरी तरह से गरीब हो जाती है। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। तो
हम लोग जूलॉजी के भाषा में साथियों इस चीज को बोलते हैं क्षीणित, और जब ये मेंटल से पिघल कर बाहर निकल रही है तो इसे हम लोग क्षीणित मेंटल कहते हैं, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं साथियों डिप्लेटेड मेंटल। तो आसान शब्दों में समझे साथियों तो वह मेंटल जो बार बार पिघलने से अपने महत्वपूर्ण तत्व खो देता है उसे साथियों हम लोग क्षीणित मेंटल कहते हैं। तो ये समझ गए। और दूसरा जो है साथियों वह समृद्ध मेंटल, जस्ट इसका उल्टा साथियों। जैसे क्या होता है कि जब मेंटल में बाहर से कुछ तत्व वापस आ जाते हैं, जैसे आपका प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया में सबडक्शन से, तो वह मेंटल फिर से पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है, तो इसे ही साथियों हम लोग समृद्ध मेंटल कहते हैं। क्षीणित मेंटल क्या कहते हैं कि जब हम लोग मेंटल से साथियों पिघल कर लावा के रूप में या फिर वो पिघल कर जब बाहर निकल जाती है, तो बाहर निकलते साथियों ये नहीं कि बस उसमें जो खराबी चीजें बाहर निकलती है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो भी बाहर निकल जाती है, तो जिससे क्या होता है कि उस एरिया पूरी तरह से गरीब हो जाती है, जिसे हम लोग क्षीणित बोलते हैं। और समृद्ध मेंटल क्या होता है साथियों कि जब मेंटल से बाहर से कुछ तत्व वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं जैसे किसे मतलब वहां पर ला के रख तो नहीं देगा, जैसे साथियों कि प्लेट टेक्टोनिक्स की प्रक्रिया से जब बाहर के तत्व वापस आते हैं मेंटल में, तो वह मेंटल फिर से पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है, तो इसे ही साथियों हम लोग समृद्ध मेंटल कहते हैं या फिर इनरिच्ड मेंटल कहते हैं। आसान शब्दों में कहें साथियों तो वह मेंटल जिसमें खोए हुए तत्व वापस आ जाए और जो खनिजों में अमीर हो जाए उसे हम लोग समृद्ध मेंटल कहते हैं। और हालांकि ये सारी चीजें साथियों यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो अपने जूनियर क्लासेस में जैसे मतलब 4-5 में ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, मेंटल क्रस्ट ये सारी चीजें, तो कोई ना आप अभी पढ़िए। देखिए हम आपको बता देते हैं साथियों, यदि आप सेमेस्टर 4 में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और आपका सेमेस्टर 3 का एग्जाम अच्छे से नहीं गया है तो आप ये भूल जाइए कि आप सेमेस्टर 5 में भी जाइएगा। तो देखिए क्षीणित मेंटल साथियों तत्वों में ये गरीब होते हैं क्योंकि पिघलकर ये बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जस्ट इसका उल्टा साथियों समृद्ध मेंटल होते हैं वैसे होते हैं जो तत्वों से भरपूर होते हैं क्योंकि इसमें बाहरी स्रोतों से वापस मिल जाते हैं। आइए साथियों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है आप लोगों का अधिशोषण मतलब एडवेक्शन और प्रसरण मतलब कि डिफ्यूजन में अंतर लिखिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते साथियों कि अधिशोषण होता क्या है और प्रसरण होता क्या है, इसके बाद तो हम लोग अंतर को देखेंगे। साथियों अधिशोषण अब नाम से देखिए साथियों क्या है साथियों कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें कण मतलब कि पार्टिकल्स या द्रव्य मतलब फ्लूइड या उष्मा बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह गैस की गति के कारण पहुंचते हैं। देखिए क्या है अधिशोषण क्या है साथियों, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें कण या द्रव्य या उष्मा बड़े पैमाने पर, ये छोटा मोटा पैमाने पर नहीं साथियों, जब बड़े पैमाने पर जब कण द्रव्य या उष्मा एक जगह से दूसरी जगह द्रव्य या गैस की गति के कारण पहुंचती है तो इसे ही साथियों हम लोग अधिशोषण कहते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, इसमें पदार्थ का स्थानांतरण बहाव से होता है मतलब कि बल्क मोशन से होता है। क्या है कि इसमें पदार्थ का जो स्थानांतरण भाव है साथियों वो किसके मदद से होता है, वह बल्क मोशन से होता है। उदाहरण साथियों जैसे नदियों का पानी अपने साथ घुले हुए खनिज ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है अधिशोषण होता है। इसमें कैसे देखिए या द्रव्य से या फिर गैस की गति के कारण या पहुंच रही है वहां पर, तो वही है कि अधिशोषण क्या है कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें कण द्रव्य या उष्मा जैसे बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह द्रव्य या गैस की गति के कारण या पहुंचती है तो इसे हम लोग अधिशोषण कहते हैं। और इंग्लिश में साथियों हम लोग एडवेक्शन कहते हैं। यदि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको कोर्स में साथियों आप डीएमएस सॉल्यूशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। क्या है इसमें पदार्थ का स्थानांतरण बहाव से होता है। उदाहरण साथियों जैसे नदियों का पानी अपने साथ घुले हुए खनिज ले जाता है तो वो पानी सिर्फ अपने साथ मिट्टी नहीं साथियों, मिट्टी के साथ जो वहां पर देखिए जब नदी का पानी बहता है तो बहुत सारे खेतों से होकर बहुत सारे बारियों से होकर जब वो और बहुत सारे पहाड़ों से होकर जब गुजरती है ना तो वो अपने साथ वहां का जो उपजाऊ मिट्टी होती है जो उपजाऊ खनिज होते हैं उसे भी वो अपने साथ ले जाता है। हवा के बहाव से धूल या नमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। और क्या साथियों हवा के बहाव से भी जो धूल होती है, जैसे आप गर्मी के सीजन में देखिएगा या फिर ऐसे भी जब हवा चलती है तो आप देखते होंगे पूरा धूल उड़ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ वो धूल ही है? नहीं साथियों,
वह हवा से जो धूल उड़ रही साथियों उसमें ना जाने कितने उपजाऊ चीजें होंगी जो वह हवा अपने साथ ले जाके दूसरे जगह ये कर देती है। आप बहुत बार ऐसा देखते होंगे कि जहां पर इंसान नहीं भी जा सकते हैं ना, तो वहां भी आप कोई कोई ऐसे पौधे देखिएगा तो लगेगा यार यहाँ पे कौन रोपा, लेकिन साथियों ये कभी कभी मौसम के वजह से होता है, बहाव के वजह से होता है, या फिर मान लीजिए कि वहां कहीं से पानी बह के आया है तो उसके वजह से हो सकता है कि उस वाटर में कोई बीज हो जो जब वहां पर तक पहुंची तो वो उग गई। आसान शब्दों में कह सकती हूँ तो एडवेक्शन होता है ट्रांसपोर्ट बाय फ्लो, मतलब बहाव से पदार्थ का जाना। अब कम शब्दों में समझिए लेकिन अच्छे समझिए कि जब कभी भी पदार्थ साथियों बहाव के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है और वह अपने साथ उपजाऊ चीजें भी लेके जाती है तो इसी को हम लोग साथियों एडवेक्शन कहते हैं। प्रसरण साथियों जस्ट इसका उल्टा होता है। जिस साथियों यह वह प्रक्रिया है जिसमें कण बिना किसी बहाव के केवल अपनी अनियमित गति से एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, उसे हम लोग प्रसरण कहते हैं। आप नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, समझाते हैं फिर से। देखिए क्या साथियों, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें कण बिना किसी बहाव के केवल अनियमित गति से एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है, उसे हम लोग प्रसरण कहते हैं। लेकिन इसमें हम लोग जब देखे थे एडवेक्शन साथियों तो उसमें हम देखे थे कि एक गति से हवा के गति से वह एक जगह से दूसरे जगह जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें पदार्थ का स्थानांतरण धीरे धीरे सांद्रता के अंतर से होता है। उदाहरण साथियों, अब उदाहरण देखिए तब आप समझिएगा। जैसे हटाइए उदाहरण तो हम लोग बाद में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप रूम में कुछ सुगंधित चीज रखें तो आप एक जगह से उसको दूसरी जगह नहीं भी ले जाइएगा ना, तो क्या होगा कि आप यहां से थोड़ा सा दूर भी जाइएगा तो वो आपको स्मेल करेगा। अब जिस चीज का रखिएगा उस प्रकार से स्मेल करेगा। जैसे मान लीजिए कि परफ्यूम लगाएं आप शरीर में या फिर रूम में या फिर कहीं भी, जैसे अगरबत्ती आप जलाएं तो आप एक जगह जलाइएगा तो देखिएगा कि उसका जो सुगंध है साथियों वो आपको दूर तक भी स्मेल करेगी, तो सुगंध देगी। तो वही साथियों प्रसरण है और ये थोड़ी धीरे धीरे होती है। तो वही है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें कण बिना किसी बहाव के केवल अपनी अनियमित गति से एक जगह से दूसरी जगह तक फैलती है साथियों। इसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं या फिर हिंदी में प्रसरण कहते हैं। इसमें पदार्थ का स्थानांतरण धीरे धीरे सांद्रता के अंतर से होता है, मतलब कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस, मतलब ये नहीं कि एकदम एक बहाव से चल रहा है, ऐसा नहीं। उदाहरण साथियों जैसे इत्र हो गया, इत्र की खुशबू कमरे में अपने आप फैल जाना, ये भी क्या कहलाता है साथियों, ये भी आपका डिफ्यूजन मतलब प्रसरण कहलाता है। पानी में चीनी घुलकर अपने आप हर जगह फैल जाना, ये भी प्रसरण कहलाता है। आसान शब्दों में कह सकते हैं डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि सांद्रता के अंतर से फैलना ही साथियों आप लोग का प्रसरण कहलाता है। आइए इसके कुछ मुख्य अंतर हैं। जैसे अधिशोषण का जो आधार है साथियों वो देखिए यह गैस के बहाव से होता है जो कणों की अनियमित गति से होता है। इसका गति साथियों जो होता है अपेक्षाकृत तेज होती है प्रसरण से और इसकी धीमी होती है अधिशोषण के मुकाबले। इसका नियंत्रण साथियों प्रवाह पर निर्भर सांद्रता के अंतर पर निर्भर करता है। उदाहरण साथियों नदी का बहाव, हवा का चलना, ये सारे अधिशोषण के अंतर्गत आते हैं। और इत्र की खुशबू फैलना, चीनी घुलना, ये सारे प्रसरण के अंतर्गत आते हैं। अधिशोषण में पदार्थ बहाव से ले जाया जाता है जबकि प्रसरण में पदार्थ अपने आप सांद्रता के अंतर से फैलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है ऑक्सीकरण अपचयन विभव क्या है। ऑक्सीकरण अपचयन विभव किसी विलयन या पर्यावरण की वह क्षमता है जिससे पता चलता है कि वह पदार्थ को ऑक्सीकरण करेगा या अपचयन करेगा। देखिए साथियों ये केमिस्ट्री के कुछ हैं तो हम लोग केमिस्ट्री में उतना नहीं घुसते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप जानते ही होंगे, पहले भी पढ़े होंगे आप। तो वही ये देखिए ऑक्सीकरण अपचयन विभव क्या है। ऑक्सीकरण अपचयन विभव किसी विलयन, मतलब कि विलयन हम लोग सॉल्यूशन को बोलते हैं, विलयन या पर्यावरण की वह क्षमता है जिससे पता चलता है कि वह पदार्थ को ऑक्सीकरण करेगा या अपचयन करेगा। ऑक्सीकरण अपचयन क्या है साथियों, ऑक्सीकरण
चयन किसी विलियम मतलब किसी सॉल्यूशन का या पर्यावरण की वह क्षमता होती है जिससे यह पता चलता है कि वह पदार्थ को ऑक्सीकरण करेगा या फिर अपचयन करेगा। आसान शब्दों में कहें साथियों तो ऑक्सीकरण मतलब कि ईएच यह मापता है कि कोई माध्यम जैसे पानी, मिट्टी या चट्टान इलेक्ट्रॉनों को खोने देगा मतलब कि ऑक्सीडाइज करेगा या फिर उसे पाने देगा मतलब कि रिड्यूस करेगा। ऐसी कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे देखिए आप, ईएच एक विद्युत विभव है जिसे वोल्ट में मापा जाता है। यदि ईएच अधिक है तो यह पॉजिटिव है, माध्यम ऑक्सीकरण करने वाला है, और साथ ही यदि ईएच कम है मतलब कि नेगेटिव है तो माध्यम अपचयन करने वाला है मतलब रिड्यूस करेगा। यह प्रक्रिया प्राकृतिक जल, मिट्टी और खनिज बनने की परिस्थितियों को समझने में महत्वपूर्ण है। उदाहरण साथियों जैसे देखिए, उदाहरण उच्च ईएच मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, ऑक्सीकरण से भरे झील का पानी हो गया। यहाँ देखिए आप Fe2+ जब ये घुला हुआ रहेगा तो ऑक्सीकरण होकर ये Fe3+ बन जाएगा मतलब कि अघुलनशील बन जाता है। जैसे निम्न में देखिए आप, ईएच रिड्यूसिंग कंडीशन, दलदल मार्सी एरिया का पानी यहाँ Fe3+ वापस Fe2+ में बदल जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है साथियों कि ईएच ऑक्सीकरण या अपचयन की क्षमता का माप करता है। यदि पॉजिटिव ईएच है साथियों तो ये ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है, और नेगेटिव ईएच है तो ये रिड्यूसिंग कंडीशन है। और साथियों एक पीएच क्या होता है और पीएच का भू रसायन में समझाइए। तो आइए देखते हैं पीएच पहले होती क्या है, पहले इसे समझिए। साथियों पीएच किसी विलयन मतलब कि सॉल्यूशन की अम्लीय मतलब कि एसिडिक है या फिर बेसिक प्रकृति के है या बताता है। देखिए अपने ये सारी चीजें तो पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन फिर देखिए पीएच क्या है। पीएच किसी सॉल्यूशन के अम्लीय मतलब कि एसिडिक या क्षारीय मतलब कि बेसिक प्रकृति को यह बताता है। यहाँ H+ साथियों आयनों की सांद्रता को मापता है। पीएच साथियों -log H+ से भी इसे बताया जाता है। मान साथियों 0 से 14 तक होता है पीएच का। यदि पीएच का मान साथियों 7 से कम है तो यह एसिडिक है, और पीएच का मान साथियों यदि 7 के बराबर है तो यह तटस्थ मतलब कि न्यूट्रल है, और पीएच यदि ग्रेटर देन 7 है तो यह साथियों बेसिक होता है। आइए साथियों बात करते हैं कि भू रसायन में पीएच का क्या महत्व है, क्योंकि आप लोग जियोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पीएच का आप लोग जियोकेमिस्ट्री में महत्व बताना पड़ेगा। साथियों तो पहला महत्व है वह है खनिजों का घुलना और जमना। साथियों पीएच यह तय करता है कि कोई खनिज पानी में घुलेगा या जमेगा, यह पीएच बताता है। जैसे साथियों निम्न पीएच में धातु आयन आसानी से घुल जाता है। इसके जो दूसरा विशेषता है साथियों, दूसरा महत्व है वह है तत्वों की गतिशीलता। कुछ तत्व केवल अम्लीय दशा में ही गतिशील रहते हैं, जैसे Fe, Al, और दूसरा साथियों क्षारीय दशा में वे अस्थिर होकर जम जाते हैं। जल की गुणवत्ता मतलब वाटर क्वालिटी। प्राकृतिक जल जैसे नदियां, झीलें, भूजल का पीएच खनिजों और जीवों पर सीधा प्रभाव डालता है। तो चौथा जो इसका महत्व है साथियों वह है खनिज आयस्क का निर्माण। पीएच के परिवर्तन में आयस्क खनिज जैसे Fe, Cu, Pb, Zn घुलकर दूसरी जगह जाकर जम सकते हैं। जो पांचवा महत्व है साथियों और इम्पोर्टेंट महत्व है वह जैव भू रासायनिक प्रक्रिया। मिट्टी और जल में सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया भी पीएच पर निर्भर करती है, जो तत्वों के चक्र को नियंत्रित करती है। उदाहरण साथियों जैसे अम्लीय जल, लोहे और एल्यूमिनियम जैसे तत्व अधिक मात्रा में घुलते हैं। क्षारीय झीलें, इनमें कार्बोनेट खनिज जम जाते हैं। तो ये सारे हैं। जैसे भू रसायन में पीएच सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह तय करता है कि कौन सा खनिज घुलेगा, कौन सा जमेगा और तत्व किस रूप में पाए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों आप लोग को समुद्री रसायन के प्रमुख तत्व लिखिए। तो आइए इसे देखते हैं हम लोग। साथियों समुद्री रसायन का अर्थ है समुद्र के पानी में घुले हुए तत्वों और यौगिकों का अध्ययन। देखिए समुद्री रसायन का अर्थ क्या है, मतलब आप समुद्री रसायन से मतलब क्या समझते हैं आप। मतलब मान लीजिए कि आप समुद्री रसायन के नहीं समझ रहे हैं, तो रसायन का मतलब समझ रहे हैं केमिस्ट्री, रसायन का मतलब समझ रहे हैं आप। तो साथियों समुद्री रसायन का मतलब है साथियों कि समुद्र में पानी में, क्योंकि समुद्र में तो पानी ही है, समुद्र में पानी में घुले हुए तत्वों और यौगिकों का अध्ययन करना साथियों समुद्री रसायन कहलाता है। जब कभी भी हम लोग समुद्र में
पानी में घुले हुए तत्वों और यौगिकों का अध्ययन करते हैं साथियों, तो हम लोग इसे समुद्री रसायन कहते हैं। समुद्र का जल केवल H2O नहीं होता साथियों, बल्कि इसमें बहुत से घुले हुए लवण और तत्व होते हैं। जैसे प्रमुख तत्व है साथियों, जैसे क्लोराइड पाया जाता है Cl-, सबसे अधिक मात्रा में यह पाया जाने वाला आयन होता है साथियों समुद्र में। इसके बाद सोडियम Na+, क्लोराइड के साथ मिलकर ये NaCl बनाता है, मतलब कि कॉमन साल्ट ये बनाता है। इसके बाद सल्फेट SO4 समुद्री जल का दूसरा सबसे प्रमुख ऋण आयन है। इसके बाद मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम के साथ मिलकर ये खनिज बनाता है। और कैल्शियम Ca2+, समुद्री जीवों के खोल और चूना पत्थर के निर्माण में यह उपयोगी होता है। इसके बाद साथियों पोटेशियम K+, समुद्री जल का महत्वपूर्ण घटक। बाइकार्बोनेट, समुद्री के पीएच को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण। और अन्य सूक्ष्म जीव माइनर एंड ट्रेस एलिमेंट समुद्री के जल में थोड़ी मात्रा में Fe, Mn, Cu, Zn, Is आदि भी पाए जाते हैं। याद रखने के कुछ आसान तरीके भी दिए गए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं पीडीएफ को डाउनलोड करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वह है विभाजन गुणांक, पार्शियन कोफिशिएंट को परिभाषित कीजिए। तो साथियों जो बाकी के क्वेश्चन है साथियों, आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब साथियों ये पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ? साथियों पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन डीएमएस सॉल्यूशन ऐप में मिल जाएगी। आप चाहें तो प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो इसका जो लिंक है साथियों एप्लीकेशन का, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। आपको सिर्फ वहां पर एमजे पेपर 6 का ही नहीं साथियों, एमजे पेपर 7, एमजे पेपर 8, आपका वीएससी पेपर, एसी पेपर, सारे सब्जेक्ट्स का आपको वहां पर गेस्ट पेपर दिए गए हैं। और गेस्ट पेपर साथियों इस प्रकार से तैयार किए गए हैं और सभी चीजों को ध्यान में रख के तैयार किए गए हैं कि यदि आप इसे एग्जाम के टाइम भी पढ़ते हैं साथियों, तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी चीजें दी है। आप इसे गेस्ट पेपर कम साथियों और अपने सिलेबस का पूरा बुक ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसा टॉपिक नहीं है साथियों जो छोड़ा है। आपका शॉर्ट आंसर हो गया, लॉन्ग आंसर हो गया, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर हो गया, सभी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन की है। जैसे देखिए वन वर्ड क्वेश्चन आंसर देखिए, जैसे कि उल्का पिंड किसे कहते हैं, कि उल्का पिंड किसे कहते हैं, तो पृथ्वी पर गिरे हुए खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, तो इसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। मतलब एक सेंटेंस में समझे तो उल्का पिंडों के प्रमुख वर्गीकरण क्या है साथियों, जैसे पाषाणीय हो गया, लो हो गया और मिश्रित हो गया। उल्का पिंडों का महत्व क्या है साथियों, कि पृथ्वी और सौर मंडल की उत्पत्ति समझने में यह हमें मदद करती है। तो साथियों जो जितने भी आप प्रश्न साथियों पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन डीएमएस सॉल्यूशन ऐप में मिल जाएगी, तो जाइए चेकआउट कीजिए और अपने सेमेस्टर का एग्जाम साथियों अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।